वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 से जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है इसका प्रैक्टिस पेपर 4 करने वाले हैं। और जैसा कि आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2023 का, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर ये क्वेश्चन पेपर्स हम आपको करवा रहे हैं। अगर आप इनको करके जाते हो तो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं सभी सब्जेक्ट्स के तो आप हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस पेपर की तरफ। आप सभी के सामने प्रैक्टिस पेपर 4 है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं आज। तो देखते हैं। देखो भाई, इंस्ट्रक्शंस आप सभी को पता चल ही गए होंगे। अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स कर चुके हैं। 15 मिनट का टाइम रहता है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का। रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर 3 सेक्शन आपके होते हैं। सबसे पहले जो रीडिंग स्किल्स है आपकी, ये मैं आपको खुद करने के लिए देता हूं, क्योंकि हर किसी का अलग तरीका होता है अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो एक वीडियो में हम ये नहीं कर सकते। मैं आपको ये दिखा देता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे आप देख सकते हो। ठीक है। जो पूरा पैसेज है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये इसके क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूं। ठीक है। तो अनसीन पैसेज वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला, क्योंकि वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर हम उसको एक वीडियो में करेंगे। और देखो भाई, हर कोई अपना अलग तरीके से करता है। कोई कोई होता है कि जो पैसेज पहले पढ़ता है, कोई क्वेश्चंस को देख के फिर पैसेज पे जाता है। तो डिपेंड करता है आपके लिए क्या ज्यादा अच्छा है, कन्वीनियंट है। फिर उसके बाद दूसरा पैसेज आ रखा है जो कि केस बेस्ड आपका पैसेज आता है। ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है पूरी, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक ये आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। फिर कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है आगे, एंड देन आपको यहाँ से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। जो जो यहाँ पर दिया हुआ है उसके ही बेसिस पर आपको यहाँ पर जो पूछा गया है वो बताना है, और ऑप्शंस दे रखे हैं इसके। ठीक है। तो ये आपके पूरे क्वेश्चंस हैं और आगे चलते हैं। ठीक है। जितने भी ये क्वेश्चन है मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। बार बार कह रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और जरूर सॉल्व करें। अगर आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब हमारा सेक्शन बी आता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का, 20 नंबर का रहने वाला है। अब आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना है, ए और बी में से। दोनों नोटिस हैं, आप यहां पर देख सकते हो कि पहला नोटिस ये कहता है कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम फॉर ऑल रेजिडेंट्स वेयर इन अ योगा टीचर इज बीइंग सेंट टू सोसाइटीज फॉर अ ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 25 पीपल विलिंग टू लर्न योगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने योगा का कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है, कम से कम 25 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, उसे योगा टीचर सिखाएगा। यही आपको एक नोटिस लगाना है इन्फॉर्म करते हुए स्कीम के बारे में। आप इसको लिखने के लिए जो फॉर्मेट को फॉलो करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। आप ये आंसर लिखकर मुझे भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे। अगर आप कोई गलती कर रहे होगे, आपकी जो फोटो आप भेजोगे मुझे नोटिस की, मैं उसी टाइम आपको बता दूंगा, चाहे ऑडियो मैसेज में चाहे टेक्स्ट मैसेज में, पर मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी आता है, स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन जो भी नोटिस को इश्यू कर रहा है। फिर आपको नोटिस लिखना है। फिर उसके बाद डेट है, एंड देन टाइटल या फिर हेडिंग है। उसके बाद आपका कंटेंट आता है, मेन बॉडी आपकी, जिसमें आप इवेंट के बारे में बताएंगे क्या है, और डेट क्या है, टाइमिंग्स क्या है, वेन्यू क्या है, चीफ गेस्ट अगर कोई आने वाला है तो आप उसके बारे में भी बता देंगे। बाकी की जो रेलेवेंट डिटेल्स या इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे, नेम और डेजिग्नेशन लास्ट में, जो भी इस नोटिस को इशू करवा रहा है। ये आपका पूरा फॉर्मेट है। और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, डीडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैज बीन मेड अ क्वारंटीन कैंप इन द लाइट ऑफ द पेंडेमिक एंड विल रिमेन शट फॉर नॉर्मल एक्टिविटीज टिल जून 15 2023। आप एक नोटिस यहाँ पर आपको लिखना है, मेंबर्स को बताना है ये क्लोजर के बारे में। ठीक है। ये सब है। आप उम्मीद करता हूं कि आप नोटिस तो लिख ही लेंगे, 50 वर्ड्स का है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां से भी आपको दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे हमसे कहता है, यू आर मिस्टर अजय गुप्ता ऑफ 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली, ड्राफ्ट अ रिप्लाई ऑफ रिफ्यूजल एक्सप्रेसिंग इनएबिलिटी टू अटेंड अ हाउस वार्मिंग पार्टी होस्टेड बाय योर कलीग। या फिर यू आर मेंबर ऑफ लाफ्टर चैलेंज एसोसिएशन, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू इनवाइट ऑल द मेंबर्स फॉर द अपकमिंग स्टैंड अप कॉमेडी इवेंट ऑन 15 दिसंबर 2023। यहाँ पे आप पहला वाला देखो, मैं आपको जो ये लिखते हैं इनविटेशन, ये मैं आपको पहले के पेपर्स में बता चुका हूं। अब मैं आपको एक रिफ्यूजल वाला बता देता हूं, जब आप रिप्लाई लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा लिखना है। आप
अपने बारे में बता दो भाई, कहाँ से हो, 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली, फिर डेट बता दो और सीधी सी 4-5 लाइनें लिख दो कि मिसेस एंड मिस्टर अजय गुप्ता थैंक मिसेस एंड मिस्टर सतीश शर्मा फॉर देयर काइंड इनविटेशन, कि जिसने भी हमें इनवाइट किया है हम उसको थैंक कहते हैं। उनकी हाउस वार्मिंग पार्टी का जो इवेंट होने वाला है 30 जनवरी को 11 बजे, बट रेग्रेट देयर इनएबिलिटी, पर हम वहां पर नहीं आ सकते, इस बात का हमें रेग्रेट है, क्योंकि कोई अर्जेंट काम है जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो, कोई भी आपको एक कॉज बताना होगा, रीजन देना होगा क्यों नहीं आ पा रहे हो। सो ये इस तरीके से नॉर्मल फॉर्मेट है इसका, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है राइट अ लेटर टू द एडिटर द इंडियन टाइम्स जयपुर हाईलाइटिंग द नीड टू टैप द स्पोर्ट्स टैलेंट एट अ यंग एज बाय स्पोर्ट्स टीचर कोचेस एक्सेट्रा। सो मतलब जो यंग टैलेंट है वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होता है कि ये टैलेंट छुप जाता है। हमारे देश में बहुत सारे यंग टैलेंटेड स्पोर्ट पर्सन है जिनको ग्रूम किया जा सकता है, तो ये वाला है। और मैं एक और दे रखा है, जॉब एप्लीकेशन है। यू आर रितु और रितवा ऑफ 131 जागृति विहार गुड़गांव, यू रिसेंटली रीड अबाउट अ पोस्ट ऑफ अ रिसर्च साइंटिस्ट बीइंग एडवर्टाइज्ड बाय चरक रिसर्च लिमिटेड हैदराबाद। सो आपको इसमें अप्लाई करना है। सो मैं आपको लेटर टू एडिटर वाला करवा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर बताएंगे आपका एड्रेस 78 इंदरपुरी जयपुर, 27 अप्रैल जो भी डेट है आपकी आप वो लिख देंगे, द एडिटर द इंडियन टाइम्स जयपुर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है आपका नीड टू टैप स्पोर्ट्स टैलेंट एट यंगर एज, ये मतलब यही मुद्दा था, आपको पता होगा। फिर आपका सैल्यूटेशन आता है, रेस्पेक्टेड सर या मैम आप लिखते हैं। फिर ये लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द नीड। ये सारी चीजें जो जो आपको दे रखी हैं पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि मतलब यंग एज में कैसे हमें टैलेंट को ढूंढना चाहिए, जो लोग अचीव करना चाहते हैं उनको उनकी ग्रूमिंग करके कुछ ना कुछ वो आगे बढ़ सकते हैं। इन इंडिया वी हैव सेवरल पीपल हु आर गुड एट डिफरेंट स्पोर्ट्स, भारत में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग स्पोर्ट्स में काफी अच्छे हैं। सो डिस्पाइट दैट वी फेल टू अचीव सक्सेस एट वेरियस लेवल्स ऑफ, लेकिन फिर भी हमें चैंपियनशिप्स और टूर्नामेंट्स में जो है सक्सेस नहीं मिल पा रही है। इसके पीछे का रीजन है कि ट्रेनिंग बहुत लेट मिलती है उनको जो स्पोर्ट्स के एंथुसियास्ट हैं। सो उनको ये सब मिले, यही सब चीजें इसमें बता रखी हैं भाई, आपको समझ आ गया होगा। फॉर्मेट मैंने बता दिया है और आपको सॉल्यूशन भी दे दिया है इसका मैंने। लास्ट में आप ये यूअर्स ट्रूली के बाद अपना जो भी क्वेश्चन में नाम दिया गया है वो लिख देंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। सो द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन कैन बी ब्लेसिंग बट इफ मिसयूज इट कैन प्रूव टू बी अ कर्स। सो आपको एक आर्टिकल लिखना है, बोन है या फिर बेन है, वरदान है या अभिशाप है जो मोबाइल फोन है। और मैं एक और दे रखा है, you are Neha or Narayan, a consultant in JS School of Management. You organized a seminar on Right to Education Act for teachers and students in which educationalists were invited to talk on the topic, its problem and implication. तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है इस टॉपिक पे 120 से 150 वर्ड्स में स्कूल मैगजीन के लिए। सो मैं आपको आर्टिकल जो है वो बता रहा हूँ कैसे आप इसको लिखेंगे। कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, मोबाइल फोन बोन और बेन, ये आपकी टाइटल हो जाएगी। फिर है बाय राकेश, या जो भी आपका क्वेश्चन में नाम दिया होगा आप वो लिख दोगे। और इस तरीके से आप नॉर्मली जैसे हम पैराग्राफ्स लिखते हैं वही एक फॉर्मेट होता है, आर्टिकल लिखने का कुछ इतना ज्यादा कुछ अलग से कुछ नहीं होता। सो लिखा हुआ है कि द इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फोन्स इज वन ऑफ द मेजर एडवांसमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, है ना। और मोबाइल फोन ने काफी हमारा तरीका चेंज कर दिया है, काफी इजी है, कहीं भी आप यूज कर सकते हो, पोर्टेबल है, कितने भी मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस हो वो बहुत जल्द से जल्द कवर हो गया है। डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो मतलब टीनेजर्स हैं एडोलसेंट्स हैं वो अपने पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, मोबाइल के पीछे एडिक्टेड हो चुके हैं और साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। ये सारी चीजें आप बना बनाकर लिख सकते हो। मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए सॉल्व करके दिखा दिया है, आप इसको आराम से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब हमारे सामने आगे जो लिखा हुआ है वो है सेक्शन सी लिटरेचर का। सो लिटरेचर का जो सेक्शन सी है यहाँ पे इसमें आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है। एक्सट्रैक्ट क्या है आइए पढ़ते हैं। The polished traffic passed with a mind ahead, or if never aside a moment, then out of sorts at having the landscape married with the artless paint of science, that with N turned wrong and S turned wrong, and offered for sale wild berries in wooden quarts, or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go alone? सो आपका ये रोड साइड स्टैंड से आ रखा है जो एक्सट्रैक्ट है।
सो उसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज पॉलिश्ड ट्रैफिक रेफर टू। पॉलिश्ड ट्रैफिक का क्या मतलब है? द कार्स एंड अदर व्हीकल्स जो कि सिटीज की तरफ जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन व्हाट वाज रॉन्ग विद द साइंस। साइंस में क्या गलत था? जो लेटर एन और एस है वो गलत तरीके से पेंट किए गए थे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल इन अ माइंड अहेड। सो कैलियोस एटीट्यूड है, काफी ज्यादा कैलियोस एटीट्यूड है। व्हाट वाज सेड क्रॉसली, ठीक है, सो इसमें क्या क्रॉसली कहा गया है? सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द फार्मर कर्स्ड वेल्थली। देखो जो गांव के लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो शाप दे रहे हैं शहर के लोगों को क्योंकि वो रोकते नहीं है कुछ भी खरीदने के लिए वहां से जहां पे उनकी दुकान है। विच वर्ड इन द पोएम सजेस्ट द लोकल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। सो यहाँ पे एक वर्ड आया है सिल्वर वॉट्स, ठीक है, सिल्वर वॉट्स आप यहाँ पर कह सकते हैं। ये देखिए ये सिल्वर वॉट्स लिखा हुआ है। सो ये इसमें वर्ड आया था। राइट अ सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट द एनालॉजी। वाइल्ड, वुडन, एलिट्रेशन है ये, ठीक है। और अब आपको बताना है पॉलिश्ड ट्रैफिक, इसके अंदर क्या आएगा? कौन सा यहाँ पर आप कह सकते हो कि पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट में? मैं देखना चाहूंगा। एक्सट्रैक्ट एक और दिया हुआ है यहाँ पर, इसका भी सॉल्यूशन साथ साथ दिया हुआ है, इसके आंसर्स को डार्क किया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, मैं आपको सीधा अब आगे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है किसी एक एक्सट्रैक्ट को, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। ये टाइगर किंग से आ रखा है भाई, ठीक है, टाइगर किंग से आ रखा है। और देखते हैं कौन इसका ऑथर है। ऑथर जो है वो कल्कि है, द टाइगर किंग के। और कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को। द ऑथर इज अबाउट टू टेल द स्टोरी ऑफ, कौन सी स्टोरी बताने जा रहा है ऑथर? टाइगर किंग की। फिर उसके बाद है द ऑथर इंट्रोड्यूस द किंग। ऑथर ने किंग को किस टाइटल के साथ इंट्रोड्यूस किया है? जिलानी जंग जंग बहादुर और सतव्यग्र समहारी, ठीक है, ये है। विच वर्ड हैज द सिमिलर मीनिंग एज टू मूव बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने का क्या यहाँ पर एक मीनिंग है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये चार ऑप्शन है, इंटेंशन, विद्रॉल, सूका और रिट्रीट। सो इसमें से क्या सही आंसर होना चाहिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है, ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बोर्न डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर और बी डाफ्ट इन योर हेड एंड ट्रिबल। सो ये आपका ऑन द फेस ऑफ इट से आ रखा है, आप चाहो तो इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन जो कि आपको किसी एक एक्सट्रैक्ट को अटेम्प्ट करना है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। यूनाइटेड देखने जाना उनका वीकली जो है पिलग्रिमेज होता था। सो पहला क्वेश्चन ये है कि देयर विजिट टू द मैच वाज लाइक अ वीकली पिलग्रिमेज। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से डेवोशन, जैसे भक्त एक तरीके से मंदिर जाता है वैसे ही उनके लिए एक पिलग्रिमेज होता था, यात्रा, एक तीर्थ यात्रा होती थी यूनाइटेड का मैच देखने जाना। फिर है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन, Geoff as always went with his mates higher up. Reason 1, Geoff was not very close to his family and lived in his own world. या फिर Reason 2, Geoff was rude and indifferent towards everyone around him and did not care about anyone at all. So इसके अंदर ऑप्शन बी सही है। रीजन 1 कैन बी इन्फर्ड बट रीजन 2 कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द असर्शन। रीजन 2 जो है बिल्कुल भी यहाँ से असर्शन से मिलता जुलता नहीं है, पर रीजन 1 कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, सोफी ग्लोड विद प्राइड, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या आएगा कि भाई हर प्राइड इज द रिजल्ट ऑफ बीइंग एन बिग फैन। वो बहुत बड़ी फैन थी और वो बहुत क्लोज थी डैनी कैसी से, ठीक है। शी ऑलवेज, मतलब हमेशा सपने देखती थी मिलने के डैनी से। द मैच ऑन द सैटरडे वॉज विटनेस बाय सोफी, फादर डेरेक एंड जियोफ। इन्होंने भी ये विटनेस किया मैच को। और गोइंग प्लेसेस के ऑथर कौन है? AR बैटन, ये इसके ऑथर हैं। और मैं आपको एक और यहाँ पे जो है दे रखा है एक्सट्रैक्ट, आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे लिखा है नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स योर नॉन फिक्शनल राइटिंग योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। ये सब बातें कौन कह रहा है? मुकुंद पद्मनाभन जो है वो कह रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं वो? फेमस राइटर है एक, ठीक है, उनसे बात कर रहे हैं, अम्बर्टो से। तीसरा है अम्बर्टोस रेगुलर एकेडमिक स्टाइल कैसा है? काफी डल, ड्रैब और डीप पर्सनलाइज्ड है। फिर चौथा है अम्बर्टो हैज फॉलोड,
ठीक है, क्या फॉलो करता है वो, एक नरेटिव और एक्सपेरिमेंटल मतलब उसका जो होता है पूरा जो स्टाइल होता है। फिर है व्हाट फैक्ट्स आर बीइंग शोकेस्ड इन द इंटरव्यू हेल्ड बिटवीन इको एंड पद्मनाभन। सो कौन कौन सी बातें होती हैं जो इस इंटरव्यू में। सबसे पहले है ही टेक्स प्राइड इन बीइंग एन academician एंड अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फर्स्ट, यस बीइंग अ नॉवेलिस्ट इज अ सेकेंडरी थिंग फॉर हिम, ही यूजेस हिज फ्री टाइम फॉर राइटिंग नॉवेल्स। सो सारी बातें सही हैं इसमें जो जो लिखी हुई हैं। अम्बर्टो ने 5 नॉवेल्स अभी तक लिखी हैं, ये भी सही है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हमें किन्हीं 5 का आंसर देना है, 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सो पहला क्वेश्चन है फॉर साहेब हाउ वाज वर्क एट द टी स्टॉल डिफरेंट फ्रॉम रैग पिकिंग। जो चाय की दुकान पर काम करना रैग पिकिंग से कैसे अलग था। सो देखो भाई, साहेब ने एक जॉब ली टी स्टॉल के पास जहां पर उसको 800 रुपीज एक मंथ के मिलते थे। उसकी अर्निंग्स तो अच्छी थी रैग पिकिंग से, लेकिन वो हैप्पी नहीं था क्योंकि यहाँ वो सर्वेंट बन चुका था, वो अब अपना खुद का मास्टर नहीं था, उसको काम करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू स्टॉल ओनर। सो उसकी फ्रीडम वो खो चुका था। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर। देखो कैसे अच्छा स्विमर बनाया। देखो वो डगलस जो था वो स्विमिंग में एंगेज हुआ, उसने इंस्ट्रक्टर को हायर किया सीखने के लिए। इंस्ट्रक्टर ने बहुत ही रिगरस प्रैक्टिस करवाई 5 डेज अ वीक, और एक दिन में 1 घंटा डेली होता था, और एक रोप अटैच की, ठीक है, टू अ पुले फ्री फ्रॉम फियर ऑफ वाटर, और धीरे धीरे उसका पानी का डर जाने लगा। कैसे पानी में इनहेल एक्सेल करना है ये सिखाया, पानी में किक्स कैसे चलानी है, लेग्स कैसे चलाने हैं, इस तरीके से ये एक स्विमर बना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला अटेम्प्ट। व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। सो मदर को क्यों कंपेयर किया गया है लेट विंटर के मून से, क्योंकि बिकॉज वो बहुत पीली पड़ गई थी मून की तरह, जैसे विंटर का मून होता है, वो काफी डल और लाइफलेस हो गई थी, और उसके फेस का सारा ग्लो चला गया था, रिंकल्स आ गए थे। विंटर का मून भी कुछ ऐसा ही दिखता है जब क्लाउड्स आ जाते हैं चारों तरफ। फिर पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। सो इसका क्या मतलब है, अंकल के वेडिंग बैंड का वेट काफी ज्यादा था, इसका मतलब है कि वो काफी डोमिनेटेड थे, मतलब डोमिनेंट थे वो बहुत ज्यादा, ठीक है, डोमिनेट करते थे आंट जेनिफर को। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं शादी के बाद। मेल भाई जो थे उनके हस्बैंड वो मेल थे, ऑब्वियस सी बात है, काफी ऑपरेशन करते थे, और यही इसमें बताया गया है। फिर सिक्स क्वेश्चन है हाउ वॉज द मेकअप रूम इन द जेमिनी स्टूडियोज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। मेकअप रूम कैसे एक नेशनल इंटीग्रेशन की तरह था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से लोग यहाँ पर काम करते थे। अलग अलग लोग थे जो सेम डिपार्टमेंट में थे, अलग रिलीजन, अलग कल्चर, अलग उनका एरिया, ठीक है, ये सब हो जाएगा। फिर है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन 40 to 50 वर्ड्स ईच। सो सबसे पहले हम यहाँ दूसरा अटेम्प्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस इज अ प्रोग्राम दैट प्रिपेयर्स ग्लोबल सिटीजन्स डिस्कस। सो आइस प्रोग्राम के बारे में आपको पूरा लिखना है। सो देखो, स्टूडेंट ऑन आइस एक एजुकेशनल जर्नी है, अंटार्कटिका में ले जाया जाता है। यहाँ पे हाई स्कूल्स के बच्चे जाते हैं, उनको दिखता है कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज का इम्पैक्ट अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, और बच्चों को फिर पता चलता है कि आगे चल के, क्योंकि यही बच्चे पॉलिसी मेकर्स बनेंगे फ्यूचर के, और हो सकता है कि वो अपने प्लेनेट को बचाने के लिए कुछ करें। सो व्हेन वन स्टैंड्स इन द मिडस्ट ऑफ द काल्विंग आइस शीट्स एंड रीटीटरिंग ग्लेशियर्स एंड मेल्टिंग आइस वर्क्स, जब वहां पे वो देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फ की पहाड़ है, वो क्या कहते हैं, बर्फ की जो चट्टाने हैं वो धीरे 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 मेल्ट हो रही हैं, खिसक रही हैं बहुत ज्यादा, तो उसको रियलाइज होता है कि धीरे धीरे ये जो खतरा है, जो पृथ्वी पर खतरा है वो काफी ज्यादा रियल है, ठीक है, जो उन्हें दिखता है वो काफी ज्यादा रियल खतरा है, और रियलाइज हो जाता है कि मतलब कैसे ये आगे चलकर कुछ ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे हम अपने प्लेनेट को बचा पाएं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वर्ड्स ऑफ हर ब्रदर मेड अ डीप इंप्रेशन ऑन बामा। बामा को उसके ब्रदर ने क्या बताया था जिसका बहुत ही ज्यादा इंप्रेशन पड़ा उसके ऊपर। सो बामा को वो चाहते थे कि वो स्टडी करे बहुत अच्छी, ठीक है, और हमेशा फर्स्ट आए, और एजुकेशन को हमेशा आगे रखे वो, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लड़ना है तो हमेशा एजुकेशन ही काम आएगी, ये सब बातें वो बताते थे। फिर है आंसर एनी वन। अब आपको किसी एक का आंसर देना है यहाँ पे। सो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि इमेजिन Sophie's father finds about Sophie going to the canal to meet Danny Casey, which leads him to think that she has lied to everyone about the whole affair.
He is infuriated and prohibits Sophie from going anywhere except to school. So as Yoff, write a diary entry disapproving of your father's punishment by citing your reasons for being sympathetic to Sophie. So ये आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है इस क्वेश्चन के बेस पर। जानकारी दे रखी है आपको, मंडे 2 सितंबर 1940 9 बजे। आई कैन नॉट गेट माई सेल्फ टू स्टैंड विद माई फादर इन हिज टायरेड अगेंस्ट सोफी, श्योर शी इज नॉट। भाई मतलब आपको जियोफ के रूप में बनकर ये आगे लिखना है। सो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि कैसे लिखोगे आप। मंडे 2 सितंबर 1940 9 बजे। आई कैन नॉट गेट माई सेल्फ टू स्टैंड विद माई फादर इन हिज टायरेड अगेंस्ट सोफी, श्योर शी इज द मोस्ट केयरलेस गर्ल। वो जानता है कि काफी केयरलेस है, आई नो, और वो हमेशा सपनों में खोई रहती है, पर वो काफी बच्ची है दिल से। और शी एट टाइम्स शेड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइज टू एवरीवन। वो बहुत बारी झूठ भी बोल देती है। एंड शी वांट्स टू बिकम फेमस, वो फेमस भी होना चाहती है। सो ये सारी चीजें हैं भाई। वो मतलब सपने भी देखती रहती है। I am afraid it will be disappointing and depressing for her when realizes the dream have shattered, but I believe she will be। उसको लगता है कि काफी दुख होगा उसको जब उसका सपना ये टूट जाएगा। उसको लगेगा फादर की पनिशमेंट बहुत हार्श थी, और यही सब बता रखा है कि आई कांट सी सोफी इन अ सॉरी स्टेट एंड टोल्ड फादर अबाउट द फैक्ट बिलीविंग ही विल टीच सोफी अ लेसन मैच्योरली। आई नेवर एक्सपेक्टेड माय फादर टू बी सो एंगेज्ड। सो वो यही एक डायरी एंट्री में बता रहा है कि मैं अपने पिता को बोलता कि भाई एक मैच्योरिटी के साथ उसको समझाया जाए सोफी को। फिर 8th क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे सामने, आंसर एनी वन। यहाँ पे आपको किसी एक का आंसर देना है। सो ऑन द फेस ऑफ इट बताता है कि जो लोगों का अनयूजुअल बिहेवियर होता है फिजिकली डिसेबल्ड के लिए, इसी की वजह से वो लोग अकेला महसूस करते हैं। कमेंट करना है आपको। सो बिल्कुल सही बात है। ये जो लेसन है ऑन द फेस ऑफ इट, ये बताता है कि लोनलीनेस जो आती है ना, ये डेरी जो फेस कर रहा है, मिस्टर लैम जो अकेले हैं, ये क्या है कि जो डिसेबिलिटी का दर्द है वो तो कम है, लेकिन लोगों के कमेंट जो होते हैं वो ज्यादा तंग करते हैं। क्योंकि देखो डेरी को एक बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी, उसका फेस जला हुआ था, बर्न्ट फेस था उसका, ठीक है, काफी अकेला था वो, काफी मतलब ये रहता था कि दूसरे क्या बोलेंगे, वो एंगर में रहता था, फ्रस्ट्रेशन में रहता था, काफी इंट्रोवर्ट बन चुका था। मिस्टर लैम्ब जो थे, लेकिन वो थोड़े से सही थे, वो एक्सेप्ट कर रहे थे जो भी थे वो। सो दो आउटवर्डली ही वाज ऑलवेज जोवियल, हमेशा बाहर से वो ये दिखाते थे खुश हैं, एक्सट्रोवर्ट है, पर अंदर से कहीं ना कहीं वो भी दुख में थे, सफरिंग कर रहे थे, पेन में थे। और ये सब चीजें इसमें बता रखी हैं कि लोगों को बात अपनी सही से करनी चाहिए जिससे कोई भी हर्ट ना हो। सो आई होप ये पेपर आपको हेल्पफुल लगा होगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है जो भी आपको करवा रहा हूं मैं। सो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।